नमस्ते स्टूडेंट्स, आज आपका मैथ्स स्टार्ट हो रहा है। 10th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर। यू मस्ट ऑल बी वेरी एक्साइटेड पढ़ने के लिए, बिकॉज ये जो मेथड से आप पढ़ाई कर रहे हो वो काफ़ी न्यू मेथड है। ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस प्रिवेलिंग राइट नाउ आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ट्यूशन फियर भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको मैथ्स और साइंस फटाफट से कंप्लीट करना है, तो उनके लिए दी बेस्ट मेथड हो तो वो है ये मेथड। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मैथ्स से उसका फर्स्ट चैप्टर। लाइन टू लाइन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप इस तरीके से पढ़ाई कर सको और वो भी अच्छे से पढ़ाई करो, and you score very good marks in your boards exams as well as schools mid exams, preliminary exams, सब exams में। I wish you very all the best। ठीक है बेटा, पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको बोलूँगा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपको वीडियो पॉज करना होगा और जो बोर्ड पे लिखा होगा वो पॉज करके आपको लिख देना होगा। बाजू में देख सकते हो तो ब्लैक बोर्ड है। जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो उन लोगों के लिए एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन वहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। बाकी जिनके पास एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की टेक्स्ट बुक है, वो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आप बुक से भी देख सकते हो। मान लो नहीं है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। वापिस पॉज द वीडियो मतलब पॉज करके लिख देना है। ठीक है, वापिस प्ले करके जो आगे चल रहा है उस हिसाब से करते रहना। ओके, सो चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बेसिकली ये चैप्टर आपका टोटली 9th पे बेस्ड है। अगर आपके 9th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, 9th नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 7th 8th 9th तीनों, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, ये चैप्टर बेसिकली 4 चीज़ों से बना है। नंबर 1, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आपने बोला सर ये तो हमने नाम यूक्लिड्स का नाम सुना है बट डिवीजन एल्गोरिदम नहीं सुना है, तो मैं पढ़ाऊंगा, उसके लिए तो मैं हूँ। बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम HCF फाइंड करने के लिए यूज होता है। दूसरा है फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है, दैट इज ये आपको काम आएगा LCM HCF दोनों फाइंड करने के लिए। तीसरा है इरेशनल नंबर्स। आपने रैशनल नंबर्स 9th में पढ़े हैं और उससे आगे पढ़े। इस टॉपिक में हम इरेशनल नंबर को प्रूव करना सीखेंगे और क्या होते हैं वो सीखेंगे। और लास्ट है डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो ये चैप्टर 4 टॉपिक से बना हुआ है। सो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप देख सकते हो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेसिकली दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किसी भी दो नंबर के बीच का HCF मतलब समझ रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बहुत सारी बुक में GCD भी नाम दिया होता है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, वो नाम से यहाँ पे बताया गया है। तो यूक्लिड भैया ने हमें वो मेथड दी है जिससे हम HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्यों वो मेथड? काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हो और वो मेथड बहुत सारे एप्लीकेशंस भी उसके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। थियरम 1.1 आप देख सकते हो, आपके बोर्ड पे आ चुका है। थियरम 1.1 क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B। मान लो आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक है A और दूसरा है B, A एंड B। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर Q एंड R। तो एग्जिस्ट यहाँ पे दो होंगे, Q एंड R, सच दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेयर R लाइज बिटवीन 0 एंड B। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब बोलोगे सर ये क्या A B Q R लाइज बिटवीन 0 एंड B, क्या लिखे जा रहे हो? तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स अब तक नंबर से ही खेला है, अब अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे, आपको अल्फ़ाबेट्स याद रखने होंगे। कोई भी चीज़ होती है ना, जनरल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा? जनरल प्रूव करने के लिए आपको कोई भी चीज़ जो होती है उसके लिए आपको नंबर से पहले उसकी जगह पे कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो सबके लिए एलिजिबल हो, सबके लिए एप्लीकेबल हो, उसके लिए ये A और B के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं 17 एंड 5। एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने 17 एंड 5। सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 17 है। ठीक है, तो इस 17 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप देखो, डिवाइड करो,
17 को 5 से डिवाइड करो तो 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2, आया ना, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 2। तो इस मैं 17 को क्या लिख सकता हूं, इस 17 को मैं लिख सकता हूं 5 × 3 + 2, हो गया इस फॉर्मेट का, पक्का, श्योर। a = bq + r, तो a बड़ा नंबर 17, उसमें हम छोटा नंबर 5, उसको कौन से फॉर्मेट में लिखा, 3 + 2, दैट इज जो आपका ये a = bq + r है, उसमें आप देख सकते हो a = bq + r में a b q और r। a आपका क्या होगा, डिविडेंड, b क्या होगा आपका, डिवाइजर, q क्या होगा आपका, क्वोशंट, और r क्या होगा, रिमाइंडर। अब क्लियर हो गया, पक्का, अच्छे से क्लियर हो गया, बस यही चीज है, समझ में आ गया, श्योर। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पॉज द वीडियो। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल एक लेता हूं, एग्जांपल है फाइंड HCF of 455 and 42 using Euclid's division algorithm। अब मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। वहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग दिस मेथड, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड में जो मेथड सीखी हुई होती है ना, उससे सॉल्व करते हैं। तो भैया जब आपको बताया गया कि इस मेथड से लिखना है, तो फिर आप क्यों अपने वाली मेथड यूज़ कर रहे हो। तो पहली बात तो वो दिमाग से निकाल देने की कि वो मेथड यूज़ करो, जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखने का, हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, ठीक है। तो अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो उसके स्टेप्स हैं, उसके स्टेप्स याद रखो। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको स्टेप्स करवा रहा हूँ, नो डाउट टेक्स्ट बुक में पहले स्टेप्स हैं फिर एग्जाम्पल है, बट मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करने का, इनमें से एक बड़ा नंबर चूज करने का। स्टेप 1, चूज लार्जर नंबर ऑफ 2। कौन बड़ा है, तो उसको क्या लिखने का, 455 = 42। तो रफ में ये क्या है आपका, रफ वर्क है, ठीक है। तो 455/42, 1 जा कितना आ जाएगा, 42, नीचे आएगा 3। अब 5 उतारने के लिए यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 42 10 जा +35, ओके। जो भी अगर मैं ये ब्रैकेट में लिखूं, ये ब्रैकेट में, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, वो कभी भी एग्जाम में नहीं लिखने का, आपके लिए। और ये सिंस पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको क्लियर हो, इसलिए वो सारी चीज चेक कर रहा है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन आपको क्या है, जब अगर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपका जो डिवाइजर है, देन B इज योर HCF। बट यहां पे चेक करो, रिमाइंडर 0 है बट R इज इक्वल टू नॉट 0। तो स्टेप 2 क्या करने का, स्टेप 2 में अब इन दोनों के साथ खेलेंगे। किसके साथ, 42 और 35। 42 है वो किसकी जगह ले लेगा, 455 की। सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, इसलिए पहले ध्यान से एक क्वेश्चन समझ लो। और 35 किसकी जगह ले लेगा, 42 की। सो 35 1 जा 35। अब तो वहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो। कैसे, 35, तो ये 42 को नीचे उतार लो, 42 35 1 जा 35, रिमाइंडर 7 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखो, 35 1 जा 35 प्लस रिमाइंडर क्या आएगा, 7। अभी भी देख लो, सिंस R इज इक्वल टू नॉट 0, तो स्टेप 3। अब कौन नीचे आएगा, जल्दी से बताओ, 35 और 7। 35 इस साइड आया, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हाँ सिंस, बट रिमाइंडर इज नॉट 0, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 2। किसको लगेगा, 42 एंड 35 को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 2। अब किसको लगाएंगे यहाँ पे, 35 एंड 7। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब 0 रिमाइंडर में किसको लगाओगे यूक्लिड्स डिवीजन,
तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो हमारी बात हो चुकी है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो बी HCF, मतलब ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। मोस्ट ऑफ बच्चे 5 लिख के आएंगे, वो 5 क्या होगा बेटा, गलत होगा, आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। समझ में आ गया, स्टेप्स पता चले। बड़ा नंबर चूज करो, उसको छोटे नंबर से क्या करो, डिवाइड करते जाओ। अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो डिवाइजर है वही आपका क्या होगा, HCF। नहीं होता है तो डिवाइजर और रिमाइंडर को नीचे यूज करके वापस EDA लगाओ। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक EDA लगाते रहो, जब 0 आ गया तो डिवाइजर ही आपका HCF। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, श्योर, ओके। आप चाहे तो देखो आपके सामने बोर्ड पे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 लिखे हुए आ चुके हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में पेज 4 पे है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आप देख सकते हो। डन, सबसे एंड में है, और जिनके पास नहीं है उनके पास बोर्ड पे तो है ही। वो जो मैंने आपको बताया उन लोगों ने अपनी भाषा में बताया, मैंने आपको अपनी भाषा में बताया ताकि इजीली याद रहे। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया। देखो एग्जाम्पल 1 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, जल्दी से रीड करो। एग्जाम्पल 1 क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर हैं 4052 एंड 12576। हाँ जी, 4052 एंड 12576। स्टेप 1 याद करो, चलो जल्दी से, जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे डिसाइड कर, जोर से बोलिए, भले मम्मी पापा सुने, आपके लिए बेनिफिट है, मम्मी पापा को भी पढ़ाई हो जाएगी। आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, अप्लाइंग EDA। बहुत सारी स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं ये सब ना लिखो, चलेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। अप्लाइंग EDA टू किसको लगाएंगे, 4052 एंड 12576। तो क्या आ जाएगा, 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई, वो कहाँ पे हम करेंगे, रफ वर्क में। चलो डिवाइड करो, 12576 इज इक्वल टू 4052। ओके, तो इतने बड़े नंबर को आप बोलोगे सर हम जिंदगी में ना कर सके, कर सकते हो। 4052 को राउंड ऑफ करो, किसके आसपास है वो, 4000 के आसपास, तो 4000 3 जा 12000, तो हमें 12000 के आसपास ही चाहिए ना, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी और 1 1, और ये हो गया 1256, 12156 हो गया ना। देखो कितना सिंपल। तो अब सब्ट्रैक्ट करो, 0, ये 2, ये 4, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4052 इंटू 3 प्लस 420। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग EDA टू, किसको अप्लाई करोगे, 4052 एंड 420 को। तो बड़ा नंबर क्या होगा, 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू, तो 420, तो 4052 नीचे आ जाएगा 4052। अब देखो 420 10 जा 4200, तो 420 9 जा, तो उसमें से कम ही होगा, तो लॉजिकल लगाओ, तो यहाँ पे 9 से होगा, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 3780। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, सो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कट, यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 2, 272 इज योर आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 9 जा प्लस 272। अभी भी देखो पहले इन दोनों में किया, अब 420 और 270 क्या लिखेंगे, अप्लाइंग EDA टू 420 एंड 272। तो क्या कर सकते हो, 420 इज इक्वल टू 272, ऑब्वियसली 1 जा, क्योंकि 27 2 जा 54, तो 272 जा 540 हो जाएगा। वो आप चाहे तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, 1 जा 272, माइनस करो, यहाँ पे आएगा 8, ये माइनस करो 11, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो कितना होगा, प्लस 148, कितना आएगा बेटा, 148 आएगा, पक्का। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग EDA टू 272 एंड 148, सो 272 इज इक्वल टू 148, 1 जा 2 से करोगे तो 280 हो जाएगा, 14 2 जा 28, तो वो नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 148 बार 272, 1 जा 148, चलो ये होगा 12, तो ये हो गया 4,
ये हो गया 6, ये हो गया 2 और 124 हो गया, तो प्लस क्या आ जाएगा 124। वापिस चेक करो, अप्लाइंग EDA2, अब किसको लगेगा 148 एंड 124, तो चलो 148 इज इक्वल टू 124, वन जा ही होगा, लॉजिकल बात है। प्लस कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 124 और इनको माइनस करोगे, रफ में आप कर सकते हो। क्लियर हो गया? चाहे तो यहाँ पे ऐसे देखो 148 अब नीचे आएगा, 1 जा 124, रिमाइंडर आएगा 24। ठीक है, अभी भी देखो जीरो नहीं हुआ, तो किस में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग EDA2 124 एंड 24। सो 124 इज इक्वल टू 24 फाइजा कितना होता है 120, तो रिमाइंडर क्या बचा 4। अभी देखो 24 और 4 बचा, तो लास्ट में क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग EDA2 24 एंड 4। सो 24 इज इक्वल टू 4 6 प्लस 0, अब 0 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो सिंस R इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 4 या 6, तो 4 होगा बेटा, 6 लिखने की गलती नहीं करनी है। वो सब आपको रफ वर्क में करना है। बहुत सारे स्कूल्स में और टीचर्स ये लिखने को अलाउ करते हैं, भाई नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो वो भी आप कर सकते हो, बट ये उसके सारे स्टेप्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 1 लिख लिया आप लोगों ने, एग्जाम्पल 2 देखो बोर्ड पे आ चुका है। एग्जाम्पल 2 जैसे बहुत सारे प्रूव दैट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों प्रूव दैट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि उसमें कौन सा लॉजिक लगाना है। सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन और इंटीजर, ठीक है। तो आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, पता है ना सब लोगों बेटा, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और जीरो। तो हम यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कौन से, इवन, इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन देख सकते हो, देख लिया ना बेटा। तो हमको पता है कि जनरल फॉर्मेट हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मेट होता है कि वी नो दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर लाइज फ्रॉम 0 टू b। ये सबको पता है, यूक्लिड डिवीजन का बेस है। हमको क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, 2q, 2q। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करो तो लेट b इज इक्वल टू 2 मान ले, b इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, देयरफॉर हमारा a क्या हो जाएगा 2q प्लस r, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 2 के बीच में। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, 0 से 2 के बीच में, देखो ये करली ब्रैकेट है, एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 0 से 2 के बीच में। अब बोलोगे सर पॉइंट वाले नंबर, नहीं, आर इज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी पॉइंट में नहीं होता है, ये पता है ना आप लोगों को, डिवीजन इतने सारे किए हैं। ओके, अब मान लेते हैं केस 1 के इफ आर इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या होगी 2q प्लस 0, तो ए इज इक्वल टू 2q। 2q का मतलब क्या, किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा इवन, चाहे ऑड को 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 3 2 जा 6 इवन, या 2 2 जा 4 वो भी इवन ही होगा। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज 2q, a इज इक्वल टू 2q इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 तो r की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो r की वैल्यू 1 लेंगे, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा 2q, r की जगह पे 1। तो हमने अभी प्रूव किया कि बेटा 2q हमारा इवन है, तो इवन में आप प्लस 1 ऐड करो, कोई भी इवन नंबर में आप प्लस 1 ऐड करो, तो 4 है उसमें 1 ऐड करो 5, 6 है 1 ऐड करो 7, 8 है 1 ऐड करो 9, तो मतलब वो सारे क्या हो जाएंगे ऑड। तो क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज ऑफ ऑड पॉजिटिव ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लिख लो इज ऑफ द फॉर्म, और यहाँ पे क्या लिख लो इज ऑफ द फॉर्म ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। देखो क्या दिया हुआ है,
so that any positive odd integer, only positive odd integer बेटा, और कोई नहीं. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब इवन नहीं लिखना है. तो वी नो दैट a is equal to bq plus r, where r lies from 0 to b. क्वेश्चन में आप चेक करोगे तो क्या चाहिए, 4q, 2q की जगह पे अब क्या हो गया 4q. तो लेट क्या मानेंगे, लेट b इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर a हमारा क्या हो जाएगा 4q प्लस r, और r की वैल्यू किसके बीच में 0 to 4. 0 to 4 मतलब 0, 1, 2 और 3, ये आप 4 नंबर ले सकते हो. तो इसका मतलब वो अगर आप 0 डालोगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, एक बार 4q होगा, 0 डालोगे तो 1 डालोगे तो क्या होगा 4q प्लस 1, 2 डालोगे तो क्या होगा 4q प्लस 2, एंड आप 3 डालोगे तो क्या होगा 4q प्लस 3. मतलब 4 वैल्यूज डाल दी. अब इसमें से आप देख सकते हो कि ये a इज इक्वल टू 4q और a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, ये तो दोनों क्या है, इवन है. क्या है बेटा, इवन है. तो हमें तो क्या प्रूव करना है, सिंस a इज इक्वल टू 4q एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 इज ऑफ इवन फॉर्म. बट हमें तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में ऑड फॉर्मेट की जरूर है ना. तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म. कौन से फॉर्म का होगा, तो इन दो नंबर को छोड़ के कौन से फॉर्मेट का, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3. क्योंकि 4q वो इवन नंबर, उसमें प्लस 1 ऐड करो ऑड हो जाएगा. 4q इवन, उसमें प्लस 3 दैट इज ऑड ऐड करो तो ऑड हो जाएगा. क्लियर हो गया. सो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बेटा, अगर 2q है तो 2 डालो, 4q है तो 4 डालो, 6q है तो 6 डालो, 3q है तो 3 डालो. मतलब किसकी जगह, b की जगह पे. जिस हिसाब से b चेंज होगा उस हिसाब से आपका r की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. देयरफॉर r इज इक्वल टू, ये आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो r इज इक्वल टू 0, 1, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. तो r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3. ओके, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा. ओके बेटा, लिख लिया. एग्जाम्पल 4 देखो आ चुका है आपके सामने. वर्ड प्रॉब्लम है. क्या दिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम, चेक करो. एग्जाम्पल 4, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज. कितनी काजू बर्फीज है उसके पास, 420. 420 काजू बर्फीज. एंड क्या दिया हुआ है, 130 बादाम बर्फीज. बादाम बर्फीज कितनी है, 130 है. अब क्या करना है, सी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. अब जो लीस्ट एरिया दिया हुआ है ना, लीस्ट मतलब कम से कम जगह लेनी चाहिए, मतलब सारे के सारे उसमें फिट हो जाने चाहिए. दूसरी बात ये भी बताई हुई है कि सी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, मतलब सब में एक ही नंबर होना चाहिए. व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. एक स्टैक मतलब समझ रहे हो आप, अगर स्वीट शॉप में गए होगे तो आपको पता होगा, काजू कतरी देखी हो तो एक लाइन में बहुत सारी काजू कतरी होती है, तो वो स्टैक बोलते हैं. एक स्टैक में 10, वो एक वो जो पूरा डिब्बा है ना, वो दैट इज वो ट्रे होती है, उसको स्टैक बोलते हैं. 10, दूसरे में 10, तीसरे में 10, ऐसे. तो कितने, हर एक स्टैक में कितना होना चाहिए वो पूछ रहे हैं. तो इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे HCF फाइंड करना है. सो अप्लाइंग EDA टू 420 एंड 130. तो सबसे पहले 420 इज इक्वल टू 130, 130 3 जा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, पता चल रहा है क्यों, पता है 13 3 जा 39. सो आप चेक कर सकते हो 420 और 130, 130 3 जा 390, रिमाइंडर कितना बचा 30, तो हो गया प्लस 30. ठीक है. अब देख लो वापस, 0 तो हुआ नहीं. अप्लाइंग EDA टू 130 एंड 30. क्लियर हो गया बेटा. 130 और 30 पे हमें अप्लाई करना है. चलो चेक करते हैं. सो कितना होगा, 130 इज इक्वल टू 34 जा प्लस 10, 34 जा 120 प्लस 10 हो गया. अभी भी 0 नहीं हुआ. सो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग EDA टू 30 एंड 10. सो क्या हो जाएगा,
30 इज इक्वल टू 10 3 प्लस 0। अब देखो ये तो 0 आ गया, तो देयरफॉर हमारा HCF कितना होगा 10। पर HCF हमें फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो हम क्या लिखेंगे, स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ, स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 पीसेस ईच। हर एक में 10-10 पीस रख सकते हैं, एक स्टैक बनेगा। क्लियर हो गया, ताकि वो लीस्ट एरिया भी लें और सब में इक्वल। ऐसा नहीं हो कि भाई एक में ही भर दिया तो बाकी वाली सारी चीज़ें जो है वो खाली रहे। ओके, सो सब में इक्वल रहे, उसके लिए ये है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहला ही 3 क्वेश्चन है। देखो अब मैं अप्लाइंग ईडी नहीं लिखूंगा। पहला ही क्वेश्चन देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है 135 एंड कितना है बेटा 225। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे 225 को जल्दी में 255 लेते हुए देखा है, सो वो गलती आप मत करिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 वन जा। क्यों, क्योंकि 135 टू जा 270 होगा। सर नहीं पता चल रहा, तो यहाँ पे करो 135 इंटू 225 वन जा 135। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 9, सो प्लस कितना हो जाएगा 90। अभी भी देखो 0 नहीं हुआ, तो अब कौन नीचे आएगा 135 और 90। सो 135 इज इक्वल टू 90 वन जा प्लस कितना हो जाएगा 45। नहीं पता चला तो नीचे कर लो, आपके लिए ही है 90 और 135 वन जा 90, आंसर कितना है 45। अभी भी देखो 0 नहीं हुआ, तो इन दोनों को नीचे लेके आ, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अरे ये तो काफी सिंपल है। तो देयरफॉर यहां पे पहले तो लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 45। गलती से भी 2 मत लिख के आना, अगर 2 लिख के आया तो 0। समझ में आ गया। और बेटा ये सारी चीजें रफ वर्क है, सो आप लिखो ना लिखो आप पे डिपेंड करता है। और अगर किसी को भी रफ वर्क करना है तो साइड में मार्जिन होती है, वो मार्जिन बना के रफ वर्क करो। ओके, उसी का ही सेकंड क्वेश्चन देखो 196 एंड 38220। ओ बाप रे सर, इतनी जगह में आ जाएगा। बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैथ्स के बारे में, ये याद रखना, मैथ्स में जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा, उसका सॉल्यूशन उतना ही इजी और छोटा होगा। उसका जीता जागता एग्जांपल ये है, मैं आपको करके बताऊं। ओके, हम ईडी अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्मेट में लिखते हैं, इनटू क्या होगा वो तो पता नहीं है, तो क्या करो डिवाइड कर लो, 38220 196। अब 196 वन जा ही हो सकता है, 196 टू जा करोगे ना तो कितना आएगा पता है, 196 टू जा होगा 392, वैसे हमें 382 चाहिए। सो 196 वन जा 196, ये कट करोगे 12, ये 6 हो गया, ये कट करोगे 17, तो ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये कट करोगे 2 मतलब 1 हो जाएगा, नीचे कौन उतरा 2। ठीक है, 196 10 जा 1960, बट उससे एक कम मतलब 9 कर दो। ठीक है, 196 10 जा और 196 9 जा, 196 9 जा कितना होगा, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 एंड 5 86 एंड 1764 1764 और 1862 में इसमें कितना डिफरेंस आएगा 98 का, और नीचे क्या आएगा 0, और 196 5 जा 980, रिमाइंडर 0 आ गया। सो 196 इज इक्वल 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। पहले ही स्टेप में क्या आ गया, रिमाइंडर 0। और यहां पे बच्चे क्या करके आते हैं, ये देखो डिवीजन भी आपके लिए मैंने रखा है, इसको मैं रब नहीं करूंगा, तो क्या लिखोगे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू कितना होगा 195। ये आपके लिए ताकि आपको पता चले, है ना। इजी क्वेश्चंस, मैथ्स इज वेरी इजी, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास, मैं अपने आप के बारे में ऐसा नहीं बता रहा हूं कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं,
बट मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना बेटा, वो लोग सबसे पहले उनके पेरेंट्स आके बताते हैं कि सर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं उनको बोलता हूँ मुझे 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने से 8 महीने का टाइम दीजिए। जब जैसे ही दिसंबर आ जाता है ना, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठा के बैठते हैं, वो है मैथ्स। द रीज़न वो नहीं है कि भाई वो सर ने कुछ पढ़ाया नहीं है इसलिए लास्ट में पढ़ते रहो। द रीज़न इज़ कि हमारा टीचर का काम है, मैं नहीं, दुनिया के कोई भी टीचर हो, उनका काम है बच्चों को ईजी हो, तो इसलिए हम इसी हिसाब से पढ़ाते हैं बच्चों को ईजी हो। तो आपका क्या काम है बेटा? आपका काम है जो टीचर बोलता है वो फॉलो अप करो। अगर आप वो नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं होगा। भाई एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको 3 से 4 से 5 बार करना पड़ेगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, 3 साल पहले की बात है। एक बंदे को चैप्टर 4, इस चैप्टर का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स में इतनी डिफिकल्टी पड़ रही थी, मैंने उसको एक असाइनमेंट दिया था 80 पेज का, 80 पेज नहीं 80 क्वेश्चंस का असाइनमेंट। उसमें से उसको 4 आते थे, 76 नहीं आते थे। उसने बोला सर मैं कैसे करूं? ये मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं कुछ भी गप नहीं मार रहा हूं इसमें। मैंने उसको बोला कि आपने चैप्टर 4 टेक्स्ट बुक का कंप्लीट किया? उसने बोला नहीं। मैंने उसको बोला कि मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम देता हूँ, आप मुझे कम से कम ये पूरा चैप्टर 3 बार सॉल्व करके बताओ। उसने वो पूरा चैप्टर 3 बार सॉल्व किया। तीसरा दिन खत्म होते ही वो चौथे दिन मेरे पास आया। उसने बोला सर अब मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डाउट है। द रीज़न इज जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, सिर्फ हम टेक्स्ट बुक पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक जिन्होंने बनाई है वो पागल इंसान तो है नहीं, तो वो टेक्स्ट बुक में हमारा फोकस इसलिए हो रहा है ताकि बार बार ये करोगे तो इसके जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं उससे दूसरे तो होंगे नहीं, तो इसलिए आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बता रहा हूँ ताकि फिर आगे फिर हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको उतना ज़्यादा इतने ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। स्टार्टिंग में आपके एक दिमाग में फिट हो जाए कि भाई हमको सर ने कराया, हमने पढ़ लिया, तो भाई छोड़ नहीं देना है, वही की वही चीज़ 3-4 बार, भले ये छोटे का छोटा क्वेश्चन है, आपको पता है 196 × 195 + 0 होगा, फिर भी 4 बार लिखो, पूरा डिटेल में डिवाइड करने के साथ लिखो, आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके बेटा, आई होप आप अच्छे से क्लियर हो चुके हो एंड आई विश आप अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट कर लिया। एक दिमाग में मेरे थॉट आया है बट वो स्टार्टिंग में बताऊंगा तो आप लोग भाग जाओगे, इसलिए बाद में कभी आगे के चैप्टर्स में बताऊंगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट। अब देखो क्या दिया हुआ, 867 एंड 255 है, 225 नहीं है। मैंने बोला ना गलती मत करिए, इतना एक्साइट ना हो जाइए कि सर आता है फटाफट से। प्लीज रीड द क्वेश्चन कामली। कोई एक्साइटेशन में आप फिर क्या करो, छोटी सी गलती करके आओगे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन है आपका 867 एंड 255। चलो स्टार्ट करते हैं। अप्लाइंग EDA2, सबसे पहले क्या करेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू क्या नहीं पता है, बाजू में रफ वर्क के लिए आपके लिए ही दिया हुआ है। 255 3 ज़ा 765 होगा, 102, 25 3 ज़ा 750 एंड 5 3 ज़ा 15। सो कितना होगा, 3 ज़ा प्लस 102 हो गया। ओके डन। ये आपको सब कहाँ पे करना है, रफ वर्क में करना है। ओके सब आगे क्या नीचे क्या आ जाएगा, 255 एंड इज इक्वल टू 102, 2 ज़ा यहाँ पे चेक कर लो, 255 102 2 ज़ा 204, आंसर आएगा 51। सो कितना आ गया बेटा, 51। चलो अब कौन नीचे आएगा, 102 इज इक्वल टू 51 2 ज़ा प्लस 0, तो क्या बोलोगे, सिंस r इज इक्वल टू 0 therefore HCF of 867 and 255 is equal to 51। इजी, एक एक स्टेप बेटा पता चला। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर हो। आपको क्या करना है पता है, जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं ना तब ऑन द स्पॉट पॉज करके खुद ट्राई करिए और चेक करिए। फिर अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो मैं लिख ही रहा हूं, और आंसर आ गया तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि भाई हमने सही किया है या नहीं। डन, चलो आगे बढ़ते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड इज ऑफ द फॉर्म 6q, और यही हमने एग्जांपल किया है 4q वाला, याद आ रहा है। तो यहाँ पे 6q है, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, where r lies from 0 to b, let b is equal to 6। क्यों 6, क्वेश्चन में बोला है, देख लो 6q,
तो देयरफॉर आपका ए क्या हो जाएगा 6q प्लस आर, वेयर आर लाइज फ्रॉम 0 to 6, सो आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 और 5। डन विद दिस पार्ट, पक्का। तो आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ए की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 डालोगे तो 6q, 1 डालोगे तो क्या होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 डालोगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 3 डालोगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, 4 डालोगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और 5 डालोगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इतने सारे। अब देखो 6q, 6 एक इवन नंबर है, इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन आएगा, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। इवन में आप प्लस 1 डालो मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6q इवन में प्लस 2 ऐड करो वो नहीं होगा। 6q प्लस 3 ये पॉसिबल है, 6q प्लस 4 पॉसिबल नहीं है, और 6q प्लस 5 मतलब कितने पॉसिबल है 3। तो हमको तो वही लिखना है, हमको क्या लिखना है जल्दी से बताओ। देयरफॉर हियर 6q plus 2 and 6q plus 4 are even positive integer. Therefore, every odd positive integer is of the form, कौन से फॉर्मेट का, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्लियर हुआ। करना वही है सब में, वही का वही करना है, वही का वही करना है और वही का वही करना है। क्लियर हुआ, पक्का, डन। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. देखा ही होगा परेड, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे परेड। पहले आगे बैंड वाले वो बैंड बजाते हैं वो, और उसके पीछे आर्मी वाले मार्च पास्ट, सिपाही आगे बढ़, तो आगे बढ़ना है हमें भी। अब बोला है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम मतलब आपने देखा ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो ऐसा नहीं कि पहले कॉलम में 5 5 5, 3 पहले 4 5 कॉलम में 5 और लास्ट कॉलम में 2, ऐसा नहीं। हर एक कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ लोग होने चाहिए। मान लो कि आगे आर्मी बैंड वाले 4 कॉलम है तो उसके पीछे ही 4 कॉलम, बट द कंडीशन इज हर एक सेम कॉलम में। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब जब भी मैक्सिमम आए ना, मैक्सिमम जीसीडी और एचसीएफ, हाईएस्ट और मैक्सिमम ऑलमोस्ट सेम है, तो एचसीएफ ही फाइंड करना। तो हमारे पास यहाँ पे आर्मी मेंबर्स कितने हैं 616, और बैंड मेंबर्स कितने हैं 32। सो हमें तो एचसीएफ फाइंड करना है। सो क्या लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू। ओके, एक और बात, हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए इसमें देखो लिखा नहीं हुआ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ऐसा लिखा हुआ है नहीं। अगर लिखा हुआ यूजिंग यूक्लिड्स तो यूक्लिड्स ही लगाना है। आगे की एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे आगे की एक्सरसाइज, तब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि वहाँ पे आपको और भी तरीके होते हैं टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो कोई भी मेथड करो, अगर स्पेसिफाई हो यूजिंग दैट मेथड तो वही मेथड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस हम यूक्लिड्स वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको यूक्लिड्स मेथड से ही सॉल्व करना है। क्या होगा 616 32 से डिवाइड करो, 32 बन जा 32, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये कट होगा 11 मतलब 9, ये कट होगा 5 मतलब 2 और नीचे आ जाएगा 6। 32 9 जा 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18, 288। रिमाइंडर कितना बचा 8। सो कितना आएगा 32 9 जा प्लस 8। ओके, अब किस में लगाना है 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 हो गया। Since r is equal to 0, therefore HCF of 616 and 32 is equal to कौन सा 8 या 4? 8 बेटा, 8 या 4? 8 आएगा। समझ में आ गया? ये पता चला ना 32 नीचे आया और ये 8 नीचे आया, 8 4 सा।
बट हमें स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। डन, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। अब जो दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 4 और 5, मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस है। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उसका प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब उसमें लॉजिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिक्स भी बता देता हूँ कि भाई कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्लियर हुआ, डन। चलो अब इसमें दो चीज नहीं है आपके पास। पहली क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तो पता है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेना, उसका स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको पता है कि भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 to b। अब आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, या तो 3m या तो 3m प्लस 1, इन दो फॉर्मेट में चाहिए। क्लियर हुआ बेटा। तो क्या करोगे, लेट b इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर a आपका क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, वेयर r लाइज फ्रॉम 0 to 3, मतलब r क्या होगा 0, 1 और 2। ओके, अब हम यहां पे लेंगे केस 1, इफ r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0 और a इज इक्वल टू 3q। बट हमें क्या प्रूव करना है, उसका स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे अब चीज स्टार्ट हो रही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये q स्क्वायर। बट आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर कौन से फॉर्मेट का चाहिए हमें, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। तो सर ये 3m तो आ ही नहीं रहा है। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको ऐसे 9 को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। अब सुनना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में देखना, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। तो m को एक इंटीजर होना चाहिए। अब देखो हमने q को क्या माना है, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो q क्वोशिएंट भी एनी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, पक्का, श्योर, ओके। q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर तो उसका स्क्वायर 4 भी पॉजिटिव, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12, वो भी पॉजिटिव। मतलब हियर 3q स्क्वायर इज पॉजिटिव इंटीजर। एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आ गया देखो, तो आपका a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कौन से फॉर्मेट का, 3m का फॉर्मेट हो गया, हो गया कि नहीं। वैसे ही केस 2 पकड़ते हैं हम। क्या किया बेटा, पता चला ना, r की जगह पे 0 डाला, सॉल्व किया, स्क्वायर किया, 3m के फॉर्मेट में तो 3 को छोड़ के बाकी सबको लिख लिया। अब r की वैल्यू 1, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अरे बेटा ये समझ ना है ना, देखो r की जब 0 तो वहां पे 1 हो गया, हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो a स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर। सो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, पहली बार ऐसा लिख रहा हूं, फिर दूसरी बार नहीं लिखूंगा, 9th में आप सब ये पढ़ के आना है आपको। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q
इंटू 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई टेंशन लेना नहीं है हमको, यहाँ तो 3m के फॉर्मेट में, यहाँ तो 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब देखो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, सिर्फ 3 निकाल। आप बोलोगे सर q भी कॉमन निकल रहा है, मुझे नहीं, q कॉमन नहीं निकाला। अब देखो 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, प्लस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q और प्लस 1। अब देखो 3q स्क्वायर, तो एक बात समझना, ये केस खत्म हुआ मतलब भूल जाओ, अब न्यू केस है। तो उसमें 3q स्क्वायर इवन एक पॉजिटिव इंटीजर प्लस 2q, इसमें इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा इंटीजर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसकी जगह पे m प्लस 1 हो गया। सिंपल सी बात है, समझ में आया पक्का। 3m प्लस 1 हो गया, आ गया उसके फॉर्मेट का। और अब लास्ट केस 3, इफ r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q प्लस 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q 6q इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। सर ये तो और अटक गए, क्योंकि 1 था तो समझ में आया, तो इस 4 को कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है। क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। सर 1 आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 ही चाहिए था हमें। अब क्या करेंगे, इन सब में से 3 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। देखो यहाँ से 3 निकाल लिया तो क्या बचा 3q स्क्वायर, प्लस यहाँ से 3 निकाल लिया तो 3 4 12q, और 3 बिल्कुल निकल गया तो 1 बचा, 0 नहीं बचता है, याद रख लेना। अब देखो ये इंटीजर, ये केस खत्म हो चुका है, ये केस खत्म, ये नया केस है। 3q स्क्वायर इंटीजर, ओके, 4q भी इंटीजर, यस, 1 भी इंटीजर, तो ये क्या होगा, ये पूरा इंटीजर। लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया m प्लस 1 आ गया। या तो m के फॉर्मेट में है या तो m प्लस 1 के फॉर्मेट में है, ठीक है। नहीं पता चला तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। प्लीज वीडियो को देखिए और सॉल्व करिए, ओके। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे 4th है वैसे ही 5th है, इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया बेटा क्यूब। दूसरा 3m की जगह पे, लास्ट क्वेश्चन में देखो 3m और 3m प्लस 1 था, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 9m होना चाहिए, 9m प्लस 1 होना चाहिए, या तो 9m प्लस 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर लाइज फ्रॉम 0 टू b। अब देखो 3m था तो हमने b की जगह पे 3 लिखा, तो 9m है तो यहाँ पे क्या b की जगह पे 9 लिखोगे। अगर आप b की जगह पे 9 लिखोगे तो थोड़ा समझिए r की वैल्यू क्या होगी 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या पूरा लेक्चर और पूरा एग्जाम का पेपर उसमें ही लगाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट b इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, वेर r लाइज फ्रॉम 0 टू 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 और 2, 3 ही केस होंगे। अब बोलो सर ऐसे थोड़ी चलता है, मैं आपको रीजन बताता हूं मैंने क्यों 3 लिया। 3 का क्यूब करो 27, 9 के टेबल में आता है इसलिए मैं ले सका। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर करना था वहां पे तो 3 क्यों लिया, लास्ट क्वेश्चन जहां पे स्क्वायर करना था ना, तो वहां पे 3 था तो 3 ही लेंगे। तो यहां सर 9 है तो 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो उस बेटर है उसमें हम क्या करेंगे 3 लेंगे। क्यों, 3 का क्यूब 27, तो उसमें 9 तो ऑलरेडी आ ही रहा है, समझ गए अब पक्का, बस इसीलिए मैंने 3 लिया। तो अब सबसे पहले केस 1,
इफ r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q। जहां पे हमने लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायरिंग किया था यहां पे क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। सो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3q क्यूब। 3q का क्यूब क्या होगा 27q क्यूब। क्या मैं 27 को 9 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं? आ गया ना, देखो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a क्यूब की वैल्यू बेटा क्या होगी 9, और 3q स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 9m। तो हमें 9m चाहिए था, मिल गया। समझ में आ गया। चलो केस 2 की बात करते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगी। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब करना पड़ेगा ना, तो a का क्यूब a क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सर क्यूब का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो क्या 9th क्या करके आए हो, टाइम पास करके आए हो। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। याद रखना ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सो a क्यूब, a की जगह पे क्या आएगा 3q आएगा, तो क्या लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b की जगह पे 1 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इजी। चलो a क्यूब 3q का क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9q और प्लस 1 का क्यूब 1। अभी देखो हमें प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 मिल गया, मतलब इन सब में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो 9 कॉमन निकाल सकते हो। देखो 9 कॉमन निकल गया तो बचा 3 और क्या बचा q क्यूब। 9 कॉमन निकल गया बचा क्या 3q स्क्वायर। 9 कॉमन निकल गया तो बचा क्या q प्लस 1। ये केस खत्म हो चुका है, ये केस खत्म हो चुका है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, क्यूब आएगा। ओके ये खत्म हो चुका है। q इज इंटीजर और वो भी पॉजिटिव, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव इंटीजर, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया वो भी पॉजिटिव इंटीजर। वैसे ही 3q स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर, q भी पॉजिटिव इंटीजर, सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा इंटीजर। तो हम क्या बोल सकते हैं लेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 9m प्लस 1। क्लियर हो गया बेटा, क्या होगा 9m प्लस 1। तो हमें 9m प्लस 1 का फॉर्मेट मिल गया। और तीसरा केस 3, इफ r इज इक्वल टू 2 सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। यहां पे r की जगह पे क्या डालना है 2, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड क्या होगा a क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। चलो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, सेम फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलो 3 का क्यूब 27q क्यूब प्लस, अब सुनिएगा 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 9 जा 54 और q स्क्वायर रहा। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36q और ये हो गया प्लस 8। प्लस 8 चाहिए, प्लस 8 चाहिए, तो इन सब में से क्या कॉमन निकालेंगे 9। सो यहाँ पे क्या बचा 3q क्यूब 9, तो यहाँ पे बचा 6q स्क्वायर 9, तो यहाँ पे बचा 4q प्लस 8। क्या करेंगे लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, वेर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर a क्यूब आपका क्या हो गया 9m प्लस 8 हो गया। और यही तो आपको प्रूव करना था।
आई होप आप सब लोगों को ये फर्स्ट लेक्चर मज़ा आया होगा, पढ़ने में भी मज़ा आया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। और जैसे ही लेक्चर के बीच में मैंने आपको बात करी थी, मैथ्स इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। हाँ, अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पढ़ो तो, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर हो गया बेटा? सो अच्छे से लिख लीजिए, रिवाइज करिए और कहीं पे भी अटको तो वापस रिप्ले करके आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ओके बेटा, टेक केयर।